हेलो ऑल। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का अगला पार्ट देखेंगे, जो कि है आपका कॉलॉइड्स, है ना। तो आपका कॉलॉइड्स क्या है, जैसा कि हम लोगों ने इसमें यूनिट 2 में देखा था, सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन देखा था, जो कि क्या था, आपका होमोजेनियस सिस्टम था। जो सॉल्यूशन था आपका, वो क्या था आपका, होमोजेनियस सिस्टम, करेक्ट। और हमें ये भी पता है कि अगर आप कुछ बालू वगैरह जो भी है पानी में अगर डाल देंगे, सैंड इन वाटर, तो वो क्या होगा, जब आप उसको स्टर करेंगे तो उस समय में तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन बाद में फिर भी वो सस्पेंशन एक देगा, मतलब जो भी बालू है वो जाके नीचे बैठ जाएगा, करेक्ट। तो ये एक तरह का क्या हो गया आपका सस्पेंशन। ये सॉल्यूशन और ये सस्पेंशन, है ना, ये दोनों के बीच में जो आता है, यही आपका आता है जो है, मतलब इस दोनों के मिडिल में जो आएगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या, कॉलोइडल सॉल्यूशन, है ना। जो कि आपका एक तो हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, ठीक है। ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है, करेक्ट। ये जो हेट्रोजीनियस सिस्टम है ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, ये क्लियर सॉल्यूशन भी नहीं होता है। जैसे सॉल्यूशन में आपने देखा था कि पूरा क्लियरली इधर से उधर आप देख सकते हैं, उस तरह से यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन में आप इस पार से उस पार नहीं देख पाएंगे, है ना। कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल रहेगा जो कि उस पूरे आपका डिस्पर्शन मीडियम में क्या रहेगा, डिस्पर्स फॉर्म में रहेगा, है ना। सो और सस्पेंशन में क्या है, वो तो पूरी तरह से नीचे बैठ जाएगा, वो उसके साथ घुलेगा ही नहीं, है ना। तो तीन तरह का आप देखते हैं सॉल्यूशन है, एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक सस्पेंशन है, और एक कोलोइडल सॉल्यूशन है ना। तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है हेट्रोजेनस सिस्टम है, लेकिन यहाँ पार्टिकल का साइज़ आपका जो रहता है वो 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक रहता है ना। 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक रहता है। और ये इसको क्या करते हैं, इतना अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कि ये नीचे जाता नहीं, सस्पेंडेड नहीं होता है ना। मतलब उसको टाइम लगता है। कोई कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है जो कि नीचे बैठ जाता है, सस्पेंड ये हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, उसको एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद ही वो सस्पेंडेड होता है ना। अदरवाइज़ क्या होता है, वो डिस्पर्शन जो मीडियम है उसी में वो डिस्पर्स फॉर्म में रहता है, करेक्ट। उसी तरह से एक एग्जांपल है, मान लेते हैं कि आपको 1 kg आयरन दिया गया, एक 1 kg का आयरन का ब्लॉक दिया गया आपको, ठीक है। 1 kg का आयरन का ब्लॉक दिया गया, उसको पानी में छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पानी में डूब जाएगा, नीचे तक चला जाएगा। वही 1 kg आयरन को अगर आप पाउडर बना करके वही 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के स्केल में अगर उसका बनाएंगे और उसी आयरन को फिर से आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो नीचे नहीं जाएगा, वो पानी में ही तैरेगा, है ना। वो डिस्पर्स्ड फेज में रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसका आप सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया कंपेयर टू उसका जो सेंट्रल मास, उसका जो है, मतलब जो मास जो है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि पानी को जो है डिस्प्लेस करके नीचे तक जा सके, है ना। तो वो क्या रहता है, वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहता है, करेक्ट। और वही 1 kg का जो ब्लॉक है जो कि साइज़ का है, वो क्या करेगा, ये इतना ही पानी को डिस्प्लेस कर देगा, इधर और इधर भेज देगा, है ना। और ये नीचे की ओर चला जाएगा, है ना, क्योंकि इसका मास इस पानी के मास से ज़्यादा है, तो वो नीचे आ जाएगा, करेक्ट। और वही जब इसको 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर ये छोटे 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 पार्टिकल में आप बना देंगे इस तरह से, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल का जो मास है वो नीचे उसके पानी के मास को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो नीचे नहीं आ पाता है, करेक्ट। तो ये एक ब्यूटी है इसका कि आप आयरन को भी पानी में तैरा सकते हैं ना, बाई सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके। जैसे आप जहाज़ वगैरह देखते हैं समंदर वगैरह में चल रहा है, तो वो कैसे चल रहा है आपका, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया, है ना। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया तो क्या हुआ, अब जो जहाज़ का वेट है वो नीचे का जो पानी का वेट है उसको क्या कर पाता है, डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो सिंक नहीं होता है, डूबता नहीं है, करेक्ट। अदरवाइज वो भी डूब जाता है, करेक्ट। तो सरफेस एरिया का कमाल है यहाँ पर, इसलिए अच्छे से सरफेस केमिस्ट्री को पढ़िए, है ना। सरफेस पे ही जो रिएक्शन हो वही सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस एरिया का यूज़ करके कुछ भी आप काम करते हैं वो भी सरफेस केमिस्ट्री है, करेक्ट। सो आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है
जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है वो या तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ना, सिंगल मॉलिक्यूल हो सकता है, सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन है ना, या फिर सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, ठीक है। या फिर क्या होता है, ये सिंगल नहीं होकर के ये मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेट होता है ना, ठीक है। या आयंस है ना, मेनी एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस का एग्रीगेशन होता है, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल का है ना। और लेकिन हाँ, दिमाग में यही रहना चाहिए, साइज़ जो है आपका इस रेंज में होना चाहिए, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक। अगर इससे बड़ा रहेगा तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में चला जाएगा है ना, तो वो फिर नहीं हो पाएगा। तो पार्टिकल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अदरवाइज़ ये कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा है ना, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम क्लासिफिकेशन करेंगे है ना, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमें करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन भी हम जो है 3 तरह से कर सकते हैं, जैसे है ना, क्लासिफिकेशन हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के तौर पे देखेंगे है ना। पहला जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपने जो है कोई भी कोलोइडल पार्टिकल ले लीजिए, जैसे आयरन कोई है ना, आपने पानी में घोला, करेक्ट, आयरन के मतलब पाउडर फॉर्म में पानी में घोला, तो यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम हो गया पानी आपका, वाटर है ना। और डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या हो गया, जो आपने आयरन पार्टिकल उसमें डाला, करेक्ट, वही आपका जो है डिस्पर्स्ड फेज हो गया, करेक्ट। तो डिस्पर्शन मीडियम का ही फिजिकल स्टेट को जनरली ये लेता है, करेक्ट। डिस्पर्शन मीडियम का ही फिजिकल स्टेट को लेगा क्योंकि यही मैक्सिमम है, और इसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है थोड़ा सा डाला हुआ है ना। तो आप डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज में ये नहीं होंगे। डिस्पर्शन मीडियम मतलब जिस मीडियम में हम डिस्पर्स कर रहे हैं, करेक्ट। तो डिस्पर्शन मीडियम हो गया वाटर यहाँ, और डिस्पर्स्ड फेज हो गया आपका जो आयरन आपने उसमें डाला। तो हम फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के कैटेगरी में भी क्लासिफिकेशन करते हैं, करेक्ट। जैसे कि मान लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड, वैसे करके है ना। दूसरा मोड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है आपका, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन है ना, इंट्रैक्शन के बेस्ड पर है ना, बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम है ना। ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच का इंट्रैक्शन क्या होता है, अभी तो फिजिकल स्टेट आपने देखा। तो जैसे मान लेते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज जो है डिस्पर्शन मीडियम के साथ ज़्यादा लगा हुआ है, मतलब उस डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में डालने के साथ ही वो घुल जा रहा है, करेक्ट। तो उसको हम लोग लायोफिलिक कोलॉइड्स में रखेंगे, जैसे कि आपका स्टार्च वगैरह हो गया है ना। सो ये सब आता है। और दूसरा होता है कि जैसे कि आपको उसको घोलने में टाइम लगेगा, जैसे आयरन इन वाटर डालेंगे तो नहीं घुलेगा है ना, आप उसको डालने के बाद उसको स्टर करना पड़ेगा, या फिर उसको डालने के बाद आपको उसको हीट करना पड़ेगा है ना, या फिर कोई केमिकल स्टेबलाइज़र डालना पड़ेगा ताकि वो उसमें डिस्पर्स्ड रहे, जैसे कि फोम वगैरह डाल करके हम फ्लोट करके आयरन को जो है उसमें रखे रहते हैं, करेक्ट। तो ये सब आ गया आपका लायोफोबिक कॉलॉइड्स में, मतलब वाट उस डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को लाइक नहीं करता है तो लायोफोबिक, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम को लाइक करता है तो लायोफिलिक कॉलॉइड्स, करेक्ट। इसी तरह से आप देखेंगे। और तीसरा मोड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है आपका, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज है ना। तो टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि ये मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स है ना, मैक्रोमोलिकुलर है, यही सब देखने के लिए है ना, या मिसल्स बना रहा है, करेक्ट।
तो मल्टी मोलिकुलर में बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल साइज़ का या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक दो तरह का है, जैसे बायोपॉलीमर जैसे हो गया आपका स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब डाल के करना, या मिसल्स जैसे डिटर्जेंट, सोप का जो आप ये करते हैं वो भी कोलोइडल में ही आता है, कोलोइडल सोल्यूशन में ही आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बेस्ड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, है ना। तो फर्स्ट टाइप देखेंगे, ये फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप में आप क्या देख रहे हैं, आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। तो जनरली क्या है, आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड एंड सम एग्जांपल्स, है ना। सबसे पहले डिस्पर्स फेज हम सॉलिड ले लेते हैं, है ना, और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड ले लेते हैं। तो इस तरह के मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, एक दो ही दिखा दूंगा, ठीक है, बाकी आप रेफ़र कर लेंगे बुक से, करेक्ट। तो सॉलिड डिस्पर्स फेज में है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, करेक्ट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा टाइप ऑफ ये है, तो ये सॉलिड सॉल्ट है ना, इसको सॉलिड सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका जेम स्टोन वगैरह, उंगली वगैरह में पहनते हैं ना, जेम स्टोन हो गया, पत्थर जो उंगली में लगाते हैं, करेक्ट। फिर आपका कलर्ड ग्लासेस जो हो गया, जो भी आपका है ना, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं कलर्ड ग्लासेस, जेम स्टोन, है ना। ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड टू सॉलिड मिल करके ये बनाता है, तो ये सॉलिड सोल हो गया, करेक्ट। और डिस्पर्स्ड फेज अगर मान लेते हैं आपका सॉलिड है, करेक्ट, और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, इसका तो बहुत सारा एग्जांपल है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्ट, क्योंकि मैक्सिमम यही होता है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड रहता है, डिस्पर्स्ड फेज या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस रहेगा, है ना, 3 तरह का। तो ये सबसे अच्छा चॉइस है डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड का, इसको हम लोग सॉल्ट कहेंगे, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल है पेंट्स, है ना, उसमें आपका वो केमिकल कंपाउंड जो है सॉलिड फॉर्म में उस पेंट में मिला हुआ रहता है, जो कि आप वॉल में कलरिंग करते हैं, तो वो लिक्विड इवोपरेट हो जाता है और वो सॉलिड उसी में चिपका हुआ रहता है, इसीलिए आप कलर को देख पाते हैं, है ना, ठीक है। सेल भी है अपना बॉडी, है ना, बॉडी में जो सेल है वो सेल भी आपका उसी में आता है, करेक्ट। फिर सॉलिड गैस, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम गैस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोसोल, ठीक है। तो एरोसोल क्या होता है, जैसे स्मोक हो गया, ठीक है, डस्ट हो गया। तो डस्ट में क्या हो गया, धूल कण जो कि सॉलिड है, हवा के साथ उड़ रहा है, तो डस्ट हो गया एरोसोल। स्मोक जैसे धुआं वगैरह उड़ रहा है, तो उसमें भी जो पार्टिकल है वो आपका जो भी है उसमें सॉलिड पार्टिकल उसके साथ उड़ रहा है, तो वो सॉलिड इन गैस में ही आता है, करेक्ट। सो और भी इसी तरह आ जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, जैसे सॉलिड है इसलिए डिस्पर्स्ड फेज आप लिक्विड लिक्विड लेके जाएंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर डिस्पर्स्ड फेज आप लेके जाएंगे गैस गैस में लेकर के जाएंगे, है ना, और इधर में हाँ सॉलिड लिक्विड गैस में लेकर के जाएंगे, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, है ना। तो नेचर ऑफ इंट्रैक्शन के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन देखेंगे। दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, है ना। तो इस केस में क्या आएगा, आपका एक लायोफिलिक कोलॉइड्स आएगा, और एक लायोफोबिक आएगा। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या है, लायोफिलिक फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग, है ना। लायो मतलब जो कि वो डिस्पर्शन मीडियम है उससे इसका लगाव, है ना, उससे इसका लगाव रहेगा, तो ये आपका लायोफिलिक कोलॉइड्स में आएगा, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया कुछ सब्सटेंस है, जैसे गम हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या होता है आपका एक सुटेबल लिक्विड में जैसे ही डालते हैं ये तुरंत घुल जाता है ना। तो इसको उतना ज़्यादा इसमें ये नहीं करना पड़ता है कि इसको घोलने के लिए आपको ज़्यादा जो है एनर्जी देना पड़ेगा या कोई
स्टेबलाइज़र देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपको इसमें डिस्पर्शन मीडियम में डाला, ये आपका घुल जाता है तुरंत, है ना। कौन सा आता है, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग substances like gum, gelatin, starch, रबर एक्सेट्रा, है ना। किसमें, तो विथ सुटेबल लिक्विड। ऐसा नहीं है कि सबको पानी में ही डाल के घोलेंगे, है ना। जैसे रबर है, इसको कोई भी आप टर्पिन ऑयल में या फिर आप इसमें क्या कहते हैं पेट्रोल वगैरह में डालेंगे तो घुलेगा, है ना। स्टार्च हो गया, पानी में डालिए, ठीक है। जिलेटिन नहीं, गम भी जो है पानी में घुल जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को आप सुटेबल लिक्विड में डालने के बाद ये इजीली घुल जाता है, और ये सब रिवर्सिबल है। इस तरह का जो लायोफिलिक कोलाइड्स है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल सॉल्व्स, इसीलिए क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। जैसे स्टार्च को पानी में आपने घोला, बाद में उसको बॉईल करेंगे तो स्टार्च अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे गम को आपने पानी में घोला, जैसे ही पानी को इवोपोरेट करेंगे वो वापस आ जाएगा। रबर को भी जैसे आप टर्पिन ऑयल या किसी में भी घोल के उसको साफ़ किया, अगर आप वहाँ से उसको फेंकते नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही फिर इसको आप इवोपोरेट करेंगे, नीचे आपका फिर से आपका रबर मटेरियल दिखने लगेगा, करेक्ट। तो ये सब आपका रिवर्सिबल सॉल्व है। ये एक बार आप बना लिए और वापस फिर से आप उसको फिजिकल फॉर्म, मतलब फिजिकल प्रोसेस से उसको वापस आप बना सकते हैं, है ना। तो दूसरा आपका क्या है, लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफोबिक कोलाइड्स क्या है आपका, जैसे सब्सटेंस लाइक मेटल्स, है ना, जो कि इजीली नहीं घुलता है ना। तो इसको आप लिक्विड हीटिंग, फोबिक मतलब हीट करना, है ना, उससे इंट्रैक्ट नहीं करना ज़्यादा। लायो हो गया आपका डिस्पर्शन मीडियम। तो लायोफोबिक मतलब क्या हो गया, जो डिस्पर्शन मीडियम के साथ जल्दी नहीं घुलना चाहेगा, करेक्ट, ठीक है। तो जैसे कौन सा आ गया आपका, सब्सटेंस लाइक मेटल्स, है ना, द सल्फाइड्स एक्सेट्रा, है ना। अगर इसको डिस्पर्शन मीडियम के साथ जैसे ही मिक्स करेंगे, ये तुरंत कोलोइडल सॉल्ट नहीं बनाएगा। इसको कोलोइडल सॉल्ट बनाने के लिए जो है कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, करेक्ट। तो इसको जब भी आप स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वो उसके साथ, क्योंकि आपने एक और चीज़ उसमें डाला है, स्टेबलाइजर काइंड ऑफ थिंग, तो उससे क्या होता है, वो कोगुलेट कर जाता है। मतलब वो जिस फॉर्म में है, अब वापस से उसको आप जो है उस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ना। मतलब जो आपका मेटल या जो भी है, अपने कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के पहले जिस फॉर्म में था, आप वापस से उस फॉर्म में इसको नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल सॉल्व्स करा जाता है। जैसे आपको आयरन वगैरह घोलना है पानी में, तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, या फिर आप उसमें कुछ जिलेटिन वगैरह डालेंगे। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, वो उसके साथ मिक्सअप होगा और उसको वो सस्पेंडिंग करके रखेगा, है ना, मतलब डिस्पर्स्ड करके रखेगा पूरे डिस्पर्शन मीडियम में, ताकि आपको कोलोइडल सॉल्यूशन का ओरिजिनल कोलोइडल सॉल्यूशन मिले, है ना। और ये सब का एक लाइफ होता है, कुछ दिन के बाद जो है ये अपने आप सेटल डाउन हो जाता है नीचे में, लेकिन हाँ, उसको वापस से आप कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये इरिवर्सिबल सोल्स में आता है, करेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग जो है तीसरे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में जाएंगे, जो कि आपका टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज में था, है ना। जैसे कि वो मैक्रोमोलिकुलर है या मल्टीमोलिकुलर है, उस पर, है ना। तो क्या था आपका तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, है ना, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, हाँ, इस फॉर्म में जाएंगे, करेक्ट। तो ये इस तरह से कैसे होगा आपका, जैसे हो गया आपका पहला कौन सा है, पहला है आपका मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, है ना। तो मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स में क्या आता है आपका, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स में जैसे कि हो गया एक बहुत डिफरेंट टाइप का एटम्स या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स
है ना, या सब्सटेंसेस जो कि आप मिक्स करते हैं किसी डिस्पर्शन मीडियम में, है ना, लेकिन साइज़ का उसका रेंज जो है आप 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक ही रखेंगे, करेक्ट। ठीक है, तो ये सब आपका मल्टीमोलर कॉलॉइड्स में आता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम्पल है आपका जैसे गोल्ड सॉल, है ना, इसी को लेकर के हम लोग बताते हैं। तो ये गोल्ड सॉल जो है, इसमें आप क्या करते हैं, गोल्ड को जो है वही 1 से लेके 1000 नैनोमीटर लेवल तक लेके जाते हैं, और इसमें जो है डिफरेंट और भी पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज हैविंग एनी एटम्स, है ना, जैसे आपका जैसे गोल्ड है, अब जरूरी नहीं है कि सब एक ही साइज़ का हो, करेक्ट। ठीक है, जैसे आपका 1 नैनोमीटर का हो, 10 नैनोमीटर का हो, 5 नैनोमीटर का हो, है ना, तो एक जैसा नहीं होगा आपका। ऐसा तो करेक्ट कोई स्केल नहीं है कि सबको जो है एक स्केल में रख करके काट दिए, है ना, 2 नैनोमीटर है तो सारा का सारा जो 2 नैनोमीटर में रहेगा वैसा नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो वेरियस साइजेस जो रहता है आपका, वो गोल्ड सोल में आपका रखा हुआ रहता है ना। तो जो उसको आप बनाते हैं तो आप देखेंगे क्या कि आप डिफरेंट साइज़ के गोल्ड को लेकर के, गोल्ड पार्टिकल्स को, और फिर उस सॉल को बनाएं। जैसे सल्फ़र सॉल जो है, उसमें जो है आपका कौन सा पार्टिकल रहता है, जैसे कुछ तो रहता है आपका नॉर्मल सल्फ़र, है ना, बाद में कौन रहता है आपका S8 सल्फ़र भी मॉलिक्यूलर रहता है, S6 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ़र भी रहता है ना। तो आपका गोल्ड सॉल हो गया, फिर आपका हो गया सल्फ़र सॉल, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस जो है ये सब में रहता है, करेक्ट। तो इसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट क्या है, आपका मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स देखेंगे क्या है। मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स में क्या आता है आपका, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, मतलब बायोलॉजिकल पार्ट जो कि मैक्रोमोलिक्यूल मतलब थोड़ा बड़ा साइज हो उसका, करेक्ट। सो आप इस मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो है एक यूनिट भी आप देखेंगे, यूनिट 15 देखेंगे आगे जा कर के, है ना, जिसमें कि आप बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, DNA RNA, है ना, प्रोटीन, ये सब आप पढ़ेंगे, है ना, फैट्स, करेक्ट। तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो वो सब का जो साइज़ है वो आपका कोलोइडल रेंज का ही होना, जो कोलोइडल रेंज में आता है उस साइज़ का, उसको आप लेकर के जो है किसी सूटेबल लिक्विड में, है ना, आप उसको घोल देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो आपका मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स बनाएगा, है ना। जैसे आपका एग्जांपल में कौन सा आ जाएगा, स्टार्च ले लिया आपने, है ना, सेलुलोज ले लिया आपने, है ना, एंजाइम्स ले लिया आपने। तो ये सब जो है आपका इसमें आ गया, मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स में आ गया। आप मार्केट में जा कर के अगर कोई एंजाइम सॉल्यूशन खरीदते हैं, है ना, तो वो आपका जो है मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स में आता है, करेक्ट। तो ये मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, करेक्ट, क्योंकि इसके आगे जो है उसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए, और वीडियो लिमिट हो जाने के कारण मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊँगा। सो जैसे आपका मिसल्स बनता है, तो मिसल्स को समझने के लिए आपको जो है मैकेनिज़्म ऑफ मिसल्स फॉर्मेशन देखना है, जो कि डिटर्जेंट का एक्शन है, सोप का एक्शन है ना, क्लिनजिंग एक्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बचा हुआ है अभी प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स को जो है हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे, करेक्ट। ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट फिर से देखेंगे। थैंक यू।